क्या सच में हमारे इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता आज भी हमारे बीच किसी न किसी रूप में जीवित है? क्या ये संभव है कि हजारों साल पहले जो लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में रहते थे वे आज के भारत में नागवंशी के रूप में मौजूद हों? जब हम इतिहास की किताबें खोलते हैं तो हमें बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अचानक खत्म हो गई। लेकिन क्या कोई सभ्यता इतनी आसानी से मिट सकती है या फिर ये सिर्फ एक कहानी का अधूरा हिस्सा है? कल्पना कीजिए 5000 साल पहले की एक दुनिया, विशाल शहर, पक्की सड़कें, विकसित जल व्यवस्था और एक ऐसी संस्कृति जो अपने समय से कहीं आगे थी। खुदाई में मिली छोटी छोटी मोहरें, सील आज भी हमें उस समय की झलक दिखाती हैं। इन सीलों में एक खास बात बार बार नजर आती है, सांपों के चिन्ह। विद्वान इसे पशुपति मानते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सांप या नाग इस पूरी संस्कृति में बार बार दिखाई देते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक प्रतीक थे या इनका कोई गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक मतलब था? जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करने वाले हैं नागवंशी और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से जल पर आधारित थी। नदियों के किनारे बसे हुए शहर, जटिल जल निकासी प्रणाली, कुएं और स्नान घर, ये सब चीज़ें ये दिखाती हैं कि पानी उनके जीवन का केंद्र था। और प्राचीन भारत में नागों का संबंध हमेशा जल से जोड़ा गया है। नाग सिर्फ एक जीव नहीं थे, बल्कि जल स्रोतों के रक्षक माने जाते थे। गांवों में आज भी लोग मानते हैं कि कुएं, तालाब और नदियों में नाग देवता का वास होता है। तो क्या ये संभव है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खुद को नाग या नागवंशी मानते थे? क्या ये एक टोटमिक पहचान थी जहां एक कबीला खुद को किसी विशेष प्रतीक से जोड़ता है? कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि ये सांपों के चिन्ह केवल धार्मिक नहीं थे, बल्कि ये किसी विशेष समुदाय या फिर कबीले की पहचान हो सकते हैं। अगर ऐसा होता तो नाग कोई मिथक नहीं, बल्कि एक वास्तविक सामाजिक समूह था। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब आर्यों का आगमन होता है। ऋग्वेद में हमें अहि और वृत्र इन जैसे शब्द मिलते हैं। वृत्र को एक दानव के रूप में बताया गया है जिसे इंद्र ने मारा था। लेकिन ध्यान से देखें तो वृत्र को अक्सर एक सर्प या नाग के रूप में दर्शाया गया है। वो जल को रोक कर रखता था और इंद्र ने उसे मारकर जल को मुक्त किया। अब इसे एक अलग नजरिए से देखें। क्या वास्तव में कोई देव या मानव की ये कहानी लगती है, या फिर ये दो अलग अलग संस्कृतियों के बीच संघर्ष का प्रतीक है? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वृत्र कोई दानव नहीं, बल्कि एक नागवंशी राजा था जिसने सिंधु घाटी पर नियंत्रण रखा हुआ था, और इंद्र द्वारा वृत्र का वध असल में एक सांस्कृतिक संघर्ष का रूपक हो सकता है, जहां आर्यों ने नागवंशी या सिंधु सभ्यता के लोगों को पराजित किया। महाभारत में खांडव वन दहन की कहानी भी कुछ ऐसे ही संकेत देती है। अर्जुन और कृष्ण द्वारा एक पूरे जंगल को जलाना जहां नागों का निवास था, यह सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं हो सकती। संभव है कि ये नागवंशी समुदायों के विस्थापन की याद हो, जिसे बाद में कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पराजित हुए तो वे गए कहाँ? इतिहास हमें बताता है कि कोई भी बड़ा समुदाय पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो या तो समाहित हो जाता है या फिर नए क्षेत्रों में फैल जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी शायद उत्तर पश्चिम से निकलकर भारत के भीतरी हिस्सों में फैल गए। मध्य भारत, छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन क्षेत्रों में आज भी नाग नाम और परंपराएं बहुत प्रचलित हैं। कई जनजातियां खुद को नागवंशी मानती हैं। दक्षिण भारत में भी नाग से जुड़े कई राजवंश और परंपराएं मिलती हैं। मगध का शिशुनाग वंश भी एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। ये वही समय है जब बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था। अगर शिशुनाग वंश का संबंध नाग परंपरा से था तो इसका मतलब है कि नागवंशी सिर्फ जीवित ही नहीं थे, बल्कि वे सत्ता में भी थे।
कला और स्थापत्य में भी इनके प्रमाण मिलते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में नाग मुकुट पहने हुए आकृतियां दिखाई देती हैं। कई मूर्तियों में मानव और नाग का मिश्रण दिखता है, यानी कि आधा शरीर इंसान का और सिर पर नाग का फन। ये सिर्फ कला नहीं बल्कि एक पहचान है, एक ऐसी पहचान जो समय के साथ बदली गई लेकिन खत्म नहीं हुई। अब हम आते हैं बौद्ध धर्म पर। बुद्ध की कहानी में मुचलिंद नाम का नाग का जिक्र आता है। जब बुद्ध ध्यान में लीन थे तो एक भयंकर तूफान आया तो एक नाग ने उन्हें अपने फन से ढककर सुरक्षित रखा। ये सिर्फ एक चमत्कारी कहानी नहीं थी, बल्कि ये नाग समुदाय के बौद्ध धर्म के साथ गहरे संबंध को भी दर्शाता है। सांची और भरूच के स्तूपों पर नागों की नक्काशी भी हमें यही बताती है कि नागवंशी लोग बौद्ध धर्म के प्रमुख संरक्षक थे। उन्होंने इस धर्म को अपनाया और आगे बढ़ाया। कुछ विचारकों का मानना है कि नागवंशी ही वे लोग थे जिन्होंने सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने एक समानता आधारित व्यवस्था को अपनाया जो बौद्ध धर्म में स्पष्ट दिखाई देती है। अब धीरे धीरे ये कहानी हमें वर्तमान तक ले आती है। आज भी भारत के कई हिस्सों में नाग की पूजा की परंपरा जीवित है। गांवों में नाग देवता के मंदिर और लोगों के नामों में नाग, ये सब क्या है? क्या ये सब सिर्फ संयोग है या एक प्राचीन विरासत का प्रमाण है? तो क्या हम अब ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता खत्म नहीं हुई बल्कि उसने अपना रूप बदल लिया? क्या नागवंशी ही उस सभ्यता के वंशज हैं? ये सवाल अभी भी पूरी तरह साबित नहीं हुआ है। इतिहास में कई मतभेद हैं, कई शोध जारी हैं, लेकिन एक बात साफ है, हमारा अतीत जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। शायद सच्चाई ये है कि हमारी पहचान कई परतों से बनी है। सिंधु घाटी सभ्यता, नागवंशी, आर्य और बौद्ध, ये सब अलग अलग कहानियाँ नहीं बल्कि एक ही इतिहास के अलग अलग अध्याय हैं। और जब हम इन सारे अध्यायों को जोड़ते हैं तो हमें एक तस्वीर दिखाई देती है, एक ऐसी तस्वीर जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ एक खोई हुई सभ्यता नहीं बल्कि एक जीवित विरासत बन जाती है, जो आज भी हमारी संस्कृति, परंपराओं और शायद हमारे खून में भी बह रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। अगर नागवंशी सिर्फ एक मिथक थे तो फिर भारत के लगभग हर हिस्से में नागों की यादें क्यों बची हुई हैं? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर गुजरात तक, हर जगह नागों की कहानियाँ, मंदिर, पर्व और राजवंश क्यों दिखाई देते हैं? क्या ये सिर्फ धार्मिक प्रभाव है या फिर ये उस प्राचीन सभ्यता की बची हुई छाप है जिसे इतिहास ने धीरे धीरे धुंधला कर दिया? अब जरा भारत के पुराने नक्शे की कल्पना कीजिए। सिंधु घाटी के शहर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं, नदियों के मार्ग बदल रहे हैं, कुछ शहर सूख गए हैं और इसी बीच एक नए समूह उत्तर पश्चिम से भारत में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक ऐसा समय था जब सिर्फ युद्ध नहीं हो रहे थे बल्कि पहचानें बदल रही थी। कई शोध बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वहाँ के लोग छोटे छोटे समूहों में विभाजित होकर अलग अलग दिशाओं में फैल गए। कुछ गंगा के मैदानों की ओर बढ़े, कुछ मध्य भारत के घने जंगलों में गए और कुछ दक्षिण भारत तक पहुंच गए। और यही कारण है कि भारत के इतने बड़े भूभाग में नाग शब्द बार बार दिखाई देता है। छोटा नागपुर, नागपट्टिनम, नागौर, ये सब नाम नहीं हैं बल्कि इतिहास के बिखरे हुए निशान हो सकते हैं। अब सोचिए, अगर कोई समुदाय हजारों सालों तक जीवित रहता है तो वो सिर्फ नाम से नहीं बचता, वो अपनी संस्कृति, प्रतीकों और परंपराओं में भी बचता है। और यही चीज़ नागवंशी परंपराओं में दिखाई देती है। मध्य भारत की कई जनजातियों में आज भी सांप को पूर्वज मानते हैं। कई समुदाय अपने घरों के पास नाग देवता की पूजा करते हैं और कुछ जगहों पर शादी और खेती के समय नागों को याद किया जाता है। ये परंपराएं इतनी पुरानी हो गई हैं कि इनका संबंध वैदिक परंपराओं से भी पहले का माना जाता है। यानी कि संभव है कि ये परंपराएं उस समय की बची हुई यादें हों जब सिंधु सभ्यता अपने चरम पर थी। अब एक और दिलचस्प बात देखिए, वैदिक ग्रंथों में नाग शब्द को अक्सर विरोधी या रहस्यमयी रूप में दिखाया गया, लेकिन बौद्ध और जैन परंपराओं में नागों को सम्मान दिया गया। ऐसा क्यों?
क्या यह सिर्फ धार्मिक अंतर था या फिर इसके पीछे सामाजिक संघर्ष छिपा था? जब बुद्ध का उदय हुआ तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जन्म आधारित श्रेष्ठता को चुनौती दी, और यही कारण था कि कई ऐसे समुदाय जो पहले से ही वैदिक व्यवस्था से बाहर थे, वे बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। संभव है कि नागवंशी समुदाय भी उनमें शामिल रहे हों। इसीलिए बौद्ध कला में नागों का स्थान इतना महत्वपूर्ण दिखाई देता है। सांची के स्तूपों को देखिए, भरूच की मूर्तियों को देखिए, अमरावती की नक्काशियों को देखिए। हर जगह नाग सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि रक्षक, संरक्षक और शक्तिशाली समुदाय के रूप में दिखाई देते हैं। कुछ मूर्तियों में नाग राजा सिंहासन पर बैठे हैं, उनके सिर पर कई फनों वाला मुकुट है और लोग उनके सामने झुक रहे हैं। यह दर्शाता है कि नाग सिर्फ लोक कथाओं का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उनका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी था। समय बीतने के साथ अब कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा आता है। भारत में नई सामाजिक संरचनाएं मजबूत होने लगी, वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे कठोर हो गई। जो समुदाय इस व्यवस्था में फिट नहीं बैठे, उन्हें जंगलों, पहाड़ों और समाज के किनारों की ओर धकेला जाने लगा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नागवंशी और अन्य मूल निवासी समुदायों के साथ भी ऐसा ही हुआ, यानी कि जो लोग कभी बड़े नगरों के निर्माता थे, वे धीरे धीरे जनजाति, वनवासी या फिर अस्पृश्य कहे जाने लगे। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, ये सदियों तक चलने वाली प्रक्रिया थी, और शायद यही कारण है कि आज भी भारत की कई आदिवासी और दलित परंपराओं में नाग प्रतीक इतने गहराई से मौजूद हैं। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सच में नागवंशी परंपरा से जुड़े थे, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों का इतिहास नहीं, बल्कि उन लोगों का भी इतिहास है जिन्हें धीरे धीरे इतिहास की मुख्य धारा से बाहर कर दिया गया। और शायद इसी वजह से आज भी जब कोई बच्चा मिट्टी में नाग की आकृति बनाता है, जब गांवों में नाग देवता की पूजा होती है, जब नाग पंचमी पर लोग दूध चढ़ाते हैं, तो अनजाने में ही एक बहुत प्राचीन सभ्यता की स्मृति जीवित हो उठती है। अंत में एक सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इतिहास में मिथक कहकर कई सच्चाइयों को छुपाया गया है? क्या नाग सिर्फ कल्पना थे, या फिर वे इस भारत के सबसे पुराने सभ्य समुदायों में से एक थी? कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता। इतिहास मिलता है हमारी परंपराओं में, हमारे प्रतीकों में और हमारे यादों में भी, जो कि आज तक जीवित है। मिलेंगे अगली कहानी में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।